नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। विरोधी दलों को करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन देने वाली 3000 कंपनियों में से सिर्फ 26 कंपनियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी या सीबीआई ने कोई कार्रवाई की। मोदी ने यह बात इस आरोप के जवाब में कही कि कंपनियों पर ईडी और सीबीआई का दबाव डालकर बीजेपी ने उनसे डोनेशन लिया। आरोप यह भी है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि सिर्फ 16 कंपनियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी का एक्शन होने के बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, लेकिन इन कंपनियों के इलेक्टोरल बॉन्ड में से विरोधी दलों को 63% डोनेशन मिला और बीजेपी को सिर्फ 37%। मोदी ने यह एग्जाम्पल देते हुए समझाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप बेबुनियाद है। मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भविष्य में पछताएंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की नीयत से लाए गए थे। मोदी ने कहा, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स न होते तो कैसे पता चलता कि किसने किसको कितना पैसा दिया। नरेंद्र मोदी आज ईडी और सीबीआई के पॉलिटिकल इस्तेमाल पर भी पहली बार बोले। मोदी ने कहा कि ईडी ने पिछले 10 साल में जितने केसेस किए हैं उनमें से सिर्फ 3% ऐसे हैं जो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हैं। बाकी के 97%, 97% केसेस इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के खिलाफ, स्मगलर्स, ड्रग माफिया और बेनामी संपत्ति वाले अफसरों के खिलाफ है। इसीलिए ईडी और सीबीआई का राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल का इल्जाम बेमानी है। मोदी ने कहा कि जो लोग ईडी, सीबीआई या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को मुद्दा बना रहे हैं, असल में उन्हें पता है कि उनकी हार तय है, इसलिए अभी से बहाने खोज रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सुनाता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। पहली बात है कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़ी मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों कि ये काला धन खत्म हो। हमने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है। होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें, साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हमने कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन चेक से नहीं देंगे। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की उनकी हिम्मत नहीं थी।
तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे, जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता देखिए कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको, अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली, 37, 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। अगर पूरे जोड़े जाएं तो हाँ, मैं ये 16 कंपनी जिसका ईडी सीबीआई कोई न कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉन्ड भी निकला, 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। क्या ईडी रेड करे और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कार्यक्रम वर्क करे? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इसका मतलब कि 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाए, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। मोदी की बात सही है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल होता है, जिसे रोकना जरूरी है। आज ही चुनाव आयोग ने खुलासा किया कि 1 मार्च के बाद अब तक 4650 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। करीब 100 करोड़ रुपए कैश हर रोज बरामद किया जा रहा है। विरोधी दलों के लिए चुनाव में दूसरा बड़ा मुद्दा है ईडी और सीबीआई के एक्शन का। विरोधी दलों का इल्जाम है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों को डराने के लिए, चुनाव कैंपेन से दूर रखने के लिए किया गया। इस पर मोदी ने लंबा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, पहली बात तो यह है कि जिन कानूनों के तहत कार्रवाई हो रही है वो उनकी सरकार ने नहीं बनाए। दूसरी बात, ईडी ने जितने केसेस दर्ज किए उनमें से सिर्फ 3% नेताओं या राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों के खिलाफ है। और तीसरी बात, कांग्रेस के कार्यकाल में ईडी ने सिर्फ 34 लाख रुपए कैश बरामद किए, जबकि पिछले 10 साल में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश जब्त किया। मोदी ने कहा वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार देश के लिए घातक है और करप्शन के खिलाफ उनकी जंग पूरे कन्विक्शन के साथ जारी रहेगी। इसमें एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहाँ से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने। और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते, तो हमारा लेवल प्ले फील्ड हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बन ही नहीं सकते। हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। दूसरी बात है
आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन का अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। इतने ऑपोजिशन लीडर जेल में हैं, कोई मुझे बताए। और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते थे? या जेल का डर है? हाँ? डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है? मेरे यहाँ भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको जेल में डाल दिया था। ईडी ने जितने केसेस किए ना, उसमें से सिर्फ, देश को समझना, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है जिन पर एक केस हुए हैं। 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों है को हुआ है जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए हैं। 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं। अच्छा मजा देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए? बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई? और किसके लाभ में कहता है? मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। क्या ये देश की जनता का पैसा नहीं है? दूसरा आंकड़ा तो आप और हैरान हो जाओगे। 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आ जाए। पिछले 10 साल में हमने 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है, 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। कहाँ 34 लाख, कहाँ 2,200 करोड़? 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है, 2,200 करोड़ रुपया शिफ्ट करना है तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे तब जाकर के इतना रुपया हमने ईडी ने हमारे यहाँ हमारे कालखंड में। इसका मतलब ये है कि ईडी सही काम कर रही है। कैश पकड़ा है भाई, लोग पकड़े नहीं, कैश भी पकड़ा है। और मेरा ये कमिटमेंट है जी, मैं ये कन्विंस हूं कि भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा है। हमें देश में से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, पूरी ताकत से लड़नी चाहिए। और ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कन्विक्शन बना हुआ है। विरोधी दलों का एक और इल्जाम यह है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी राम मंदिर का इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज इसकी बिल्कुल उलट बात कही। मोदी ने कहा उन्हें हैरानी होती है कि विरोधी दलों के नेता आजकल सनातन के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और कांग्रेस के नेता न सिर्फ खामोश रहते हैं बल्कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों के साथ मंच पर बैठते हैं। असल में डीएमके के नेताओं ने सनातन को डेंगू और मलेरिया बताया था, सनातन को जड़ से खत्म करने की बात कही थी। आज मोदी ने कहा कि डीएमके ने सनातन का जिस तरह अपमान किया उससे तमिलनाडु के लोग नाराज हैं और यह गुस्सा पॉजिटिव वे में बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है। मोदी ने कहा अब कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जैसे हिंदू और रुद्राक्ष पहनने वाली इंदिरा गांधी की पार्टी सनातन विरोधी कैसे हो गई। आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी है? डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूं इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। सवाल हमें कांग्रेस को पूछना चाहिए। जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था,
जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला जो, हाँ, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं। और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। मोदी ने एक और बड़े इशू की बात की। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बॉयकॉट पर कांग्रेस से सवाल पूछे। मोदी ने कहा कि राम मंदिर के मसले का राजनीतिकरण तो कांग्रेस ने किया, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण का औजार था। मोदी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह उनके लिए राजनीति का नहीं, सदियों के बाद जन आकांक्षाओं की पूर्ति का था। हमारे लिए, मैं मानता हूं, ये न राजनीति का विषय हम लोगों के लिए है, न होना चाहिए और न कभी होगा। हमारे लिए एक जबरदस्त आस्था का विषय है जी। और ये कोई प्रभु राम का संबंध कोई मेरे कारखाना नहीं आया जी, हजारों साल से, और दुनिया के अनेक देशों में है। जब ये राम मंदिर का निमंत्रण देने के लिए ट्रस्ट के लोग मुझे आए, उन्होंने ठुकरा दिया। मैं सोचने लगा इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया जा रहा है, मैं अपने आप को योग्य क्या कैसे करूं, अपने आप को योग्य कैसे बनाऊं। तो मैंने कुछ लोगों की एडवाइस ली, कुछ संतों की, कुछ जानकार लोगों की, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हुए कुछ लोगों को मैंने पूछा कि भाई मैं इसको एक प्रधानमंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को नहीं लेता हूँ, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना। उसमें से मुझे सुझाव आया, तो सुझाव तो बहुत, लेकिन मैंने फिर कुछ अध्ययन भी किया और मैंने मनोमन तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूँगा। पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया, और इसको आज की घटनाओं से मत, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते थे, चलो भाई इतनी इतनी चीज़ें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है, जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं। आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दे, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है। आज नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश को जो इंटरव्यू दिया, वो करीब 80 मिनट चला। इस इंटरव्यू में मोदी ने अपने 10 साल के काम गिनाए, आने वाले 25 साल का विजन बताया और यह भी बताया कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन में वो क्या करेंगे, इसका प्लान उन्होंने तैयार कर लिया है। इससे आने वाले चुनाव में मोदी की जीत का विश्वास झलकता है।
विरोधी दलों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि इस चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मोदी ने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके विरोधी दलों को डराया, कई नेताओं को जेल में डाल दिया और कई को अपनी पार्टियां छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज मोदी ने इन सारे सवालों का कन्विंसिंग जवाब दिया। चुनाव के मौके पर विरोधी दलों का एक बड़ा इल्जाम यह भी है कि उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की कमी है, क्योंकि सरकार ने उन्हें डोनेशन देने वालों को दबा कर रखा। विरोधी दल कहते हैं कि ईडी और सीबीआई से डराकर कंपनियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को डोनेशन देने के लिए प्रेशराइज किया गया। आज मोदी ने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ इसका जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि ईडी और सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल करने का आरोप बेबुनियाद है। आज मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, सनातन का अपमान करने के लिए कांग्रेस को कॉर्नर किया। मोदी ने कहा कि डीएमके की मजबूरी समझ में आ सकती है, लेकिन कांग्रेस अपनी संस्कृति, अपनी विरासत कैसे भूल गई। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बात की और उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि राम मंदिर बन ना पाए, लेकिन कांग्रेस को इन सारी बातों का कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस ने आज फिर मोदी की भक्ति पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी के पूजा पाठ का मजाक उड़ाया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से कहा कि बीजेपी वाले मंदिर में दलितों की एंट्री रोकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पुडुचेरी में थे। उन्होंने कहा कि मोदी बार बार इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस राम की विरोधी है। सच्चाई यह है कि बीजेपी वाले दलितों को मंदिर में घुसने नहीं देते। जो बात खड़गे ने पुडुचेरी में अंग्रेजी में कही, वही बात नागपुर में उन्होंने हिंदी में कही थी। खड़गे ने कहा कि जिस दिन दलितों को राम मंदिर में घुसने की परमिशन दी जाएगी, उस दिन वो भी सबके साथ भगवान राम के दर्शन के लिए जाएंगे। हम कांग्रेस वालों को राम मंदिर का इन्विटेशन दिए। किसको दिए भाई? सिर्फ 2 लोगों को दिए। पुण्य का काम हमेशा, प्राण प्रतिष्ठा का काम कौन करता है? साधु संत करते हैं। ये नया साधु बन गया। कभी पानी में डूबता है, कभी समुद्र में डूबता है, कहीं कुएं में बैठता है और कभी समुद्र के आजू बाजू फिरता है। ऐसे आदमी हमको बोलते हैं ये राम के खिलाफ है। अरे मैं अगर उसी दिन कहता, तुम्हारी इज्जत नहीं बचती थी। तुम मुझे बोलते हो अयोध्या को क्यों नहीं आए? अरे अयोध्या को, मेरे को तो छोड़ो, मेरे लोगों को आज तक देवल में एंट्री है, पानी पीने देते हैं, स्कूल में आने देते हैं। जब ये तुम्हारे राज्य में व्यवस्था है, जब तक तुम मेरे को, मेरे लोगों को आजादी देकर हर देवल में घुसने नहीं देते, तब तक मैं अकेला नहीं जा सकता। खड़गे की बात हैरान करने वाली है, क्योंकि अब तक राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद 50 लाख से ज्यादा लोग राम मंदिर जा चुके हैं और किसी ने नहीं पूछा कि कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है। किसने किसी की जात नहीं पूछी। 50 लाख लोग जा चुके हैं। और दूसरी बात यह कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था, तो मुझे याद है उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मेरी एज ज़्यादा है, वहाँ पर काफ़ी चलना पड़ेगा, सिक्योरिटी होगी, इसलिए मैं अयोध्या के समारोह में नहीं जा पाऊंगा। लेकिन आज उन्होंने अपने दलित होने की बात कही, उसे इशू बनाने की कोशिश की। इसी तरह राहुल गांधी ने भी आज मोदी के हिंदुत्व पर, उनकी आस्था पर सवाल उठाए, मजाक उड़ाया। राहुल गांधी केरल में थे, केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज राहुल ने वायनाड और मदांदवाड़ी में रोड शो किया और इसके बाद कोझिकोड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की एक जॉइंट रैली को एड्रेस किया। वायनाड में रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर वही बातें दोहराई जो उन्होंने 3 दिन पहले तमिलनाडु में कही थी। राहुल ने कहा देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ मोदी और संघ हैं जो 1 नेशन 1 लीडर और 1 रिलीजन की बात करते हैं। दूसरी तरफ देश की जनता है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यकीन रखती है।
और इसके बाद राहुल ने मोदी की आस्था पर सवाल उठाए। कहा मोदी बिना पंडित के समंदर के अंदर पूजा करते हैं, यह सिर्फ फोटो ऑप है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान को सही दाम नहीं मिलते, गरीबों की इस देश में कोई भागीदारी नहीं, ये मुद्दे थे। और आप 24 घंटा टीवी देखो, ना आपको बेरोजगारी के बारे में बताएंगे, ना आपको महंगाई के बारे में बताएंगे, आपको कोई किसान नहीं दिखेगा, कोई मजदूर नहीं दिखेगा, आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे। कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए, वहां पे मतलब मजाक बना रखा है। पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। और फिर एकदम समुद्र से आसमान में जाएंगे, सी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, ऊपर से। कोविड आएगा, लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, गंगा में लाखों लाश चल रही हैं, हजारों लाशें चल रही हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ। राहुल गांधी जब बोलते हैं, जितना बोलते हैं, अपनी पार्टी के लिए उतनी ही मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व को, सनातन को, राम मंदिर के निर्माण को बड़ा इशू बना रही है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बॉयकॉट पर सवाल पूछ रही है, इसलिए कांग्रेस के ज्यादातर नेता इस मामले में नए नए तर्क दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या का प्रोग्राम बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को हिस्सा लेने से सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती, मना कर दिया उनको। राष्ट्रपति को मना किया, क्यों? क्योंकि वह आदिवासी थी, सिर्फ यह कारण। आदिवासी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में हम नहीं आने देंगे, यह मोदी जी ने देश को मैसेज दिया। यह इनकी सोच है। अब राहुल गांधी की मुश्किल यह है कि वो बिना सोचे समझे, बिना फैक्ट चेक किए कुछ भी कह देते हैं। हकीकत है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया था, यह पब्लिक नॉलेज है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर नृपेंद्र मिश्रा ने राष्ट्रपति महोदया को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया था। 12 जनवरी को ये लोग राष्ट्रपति से मिले थे और उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में आने का निवेदन किया गया था। उस वक्त राष्ट्रपति ने कहा था कि वो जल्दी ही अयोध्या जाने का कार्यक्रम तय करेंगी। हालांकि प्रेसिडेंट मुर्मू ने अभी तक अयोध्या का दौरा नहीं किया है, लेकिन यह कहना सरासर गलत है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया था। प्रियंका गांधी ने आज राजस्थान में कांग्रेस के लिए कैंपेन किया, अलवर में रोड शो किया और उसके बाद प्रियंका गांधी दौसा पहुंची। सचिन पायलट भी प्रियंका के साथ थे। दौसा रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। और इसके बाद प्रियंका गांधी ने भगवान राम की बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग आज राम का नाम लेते हैं उन्हें राम से ही नैतिकता की सीख लेनी चाहिए। मोदी के 10 साल के राज में नैतिकता खत्म हो गई है। खुलेआम विपक्ष की सरकारें गिराई जा रही हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, जनता के प्रति जवाबदेही बंद हो गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपनी आंखें खोलें और सच को देखें। हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है, हम किसको पूजते हैं बताइए? हमने भगवान राम को पूजा, क्या भगवान राम के पास सत्ता थी इसलिए हमने पूजा? आज तक हम उनको पूजते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास सत्ता थी? उनके पास सत्ता नहीं थी। क्योंकि हम उनको इसलिए पूजते हैं क्योंकि एक नैतिक आधार डाला उन्होंने। नैतिकता थी, जनता के प्रति श्रद्धा थी, सेवा थी, तपस्या थी।
तो ये एक भावना होती है और हम इस भावना को अपने नेताओं में ढूंढते हैं। और हो सकता है कि आपने शुरू में यही भावना देखकर या सोच के कि ये भावना है मोदी जी के दिल में भी, उनको आपने आगे बढ़ाया। लेकिन आज परिस्थितियों को देखिए ना क्या हो रहा है। सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप सबसे चंदा लेके काम करा रहे हैं। जो चंदा नहीं दे रहा है उस पे एजेंसी डाल रहे हैं, चंदा देता है तो एजेंसी का काम बंद। क्या यही नैतिकता ढूंढ रहे हैं आप अपने नेताओं में? क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करने दीजिए जो कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कुछ भी करें। रैली खत्म होने के बाद प्रियंका से अमेठी और रायबरेली की सीट पर उम्मीदवारों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। पूरे कांग्रेस के लोग भी और देश के लोग जानना चाहते हैं अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे क्या आप बताएंगे? प्रियंका ने तो ये नहीं बताया कि अमेठी या रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन गांधी नेहरू परिवार का एक मेंबर है जो खुलकर कह रहा है, बार बार कह रहा है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज अपनी मनोकामना लेकर वृंदावन में बांके बिहारी के दरबार में पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा बांके बिहारी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे और कहा उनका पूरा परिवार कैंपेन कर रहा है। राहुल प्रियंका लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें उम्मीद है इन समस्याओं का समाधान जरूर होगा। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें। पूरे देश से ये मांग आ रही है, लोग उनकी मेहनत को समझते हैं। मैं यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्रार्थना है कि देश में सुख शांति का माहौल बने रहे और मेरा पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं और जो भी उसका समाधान होगा ज़रूर मेरा परिवार ढूंढेगा। राहुल प्रियंका की मेहनत समझे और जो मैं प्रार्थना करने आया हूँ वो सफल हो और देश के जो आवाज़ है उसको बुलंद करना है और एक सेक्युलर देश को आगे रखना है। पूरे देश के हर कोने से चल रही है पुकार है, वो मेरी मेहनत को समझते हैं, जो मेरा धार्मिक दौरा होता है उसको भी समझते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, उनके क्षेत्र से आऊं और उनकी प्रगति हो और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान मैं ढूंढूंगा। एक बात तो साफ है, रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने के लिए बेहद उत्सुक हैं, लालायित हैं। कई बार अलग अलग तरीकों से हिंट कर चुके हैं कि अगर राहुल और प्रियंका अमेठी से नहीं लड़ना चाहते तो उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो अमेठी में काम कर चुके हैं, राहुल के लिए कैंपेन कर चुके हैं, वहां के लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन असली बात यह कि राजनीति में उतरकर रॉबर्ट वाड्रा अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहते हैं। वो कहते हैं उनके खिलाफ केसेस की बात सिर्फ चुनावों के मौके पर होती है। लेकिन राजनीति का खेल इतना आसान नहीं है जितना रॉबर्ट वाड्रा समझते हैं। पहली बात तो उनका परिवार उन्हें लड़ाने के लिए तैयार हो, और दूसरी बात अमेठी में स्मृति ईरानी ने काफी अच्छी पकड़ बनाई हुई है और जिस सीट पर चुनाव लड़ने में राहुल गांधी घबराते हैं वहां रॉबर्ट वाड्रा के लिए जीतना तो मुश्किल होगा ही, और इसकी संभावना कम लगती है कि कांग्रेस उन्हें मैदान में उतारेगी। वैसे राहुल गांधी ने आज एक और गलती कर दी। वायनाड में राहुल ने कह दिया कि मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन लैंग्वेज भी लागू करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी देश पर एक भाषा थोपना चाहते हैं। राहुल के इस बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल की शिकायत की, आरोप लगाया कि राहुल का बयान निराधार है। प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन लैंग्वेज की बात कभी नहीं कही। The fight today, the main fight is against the ideology of the RSS and the ideology of the Congress party. So the BJP people, the Prime Minister, they say one nation, one people, one language, one leader. And this is a fundamental misunderstanding of our country. Because
language is not something that is imposed from the top. Language is something that comes out from inside the person, inside the heart of the person. To tell a person from Kerala that your language is inferior to Hindi, for example, is an insult to the people of Kerala. It is like saying what is coming out of your heart is inferior to what is coming out of the heart of a person in Uttar Pradesh. This idea that India should have only one leader is an insult to every single young Indian person. असल में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र ऐसे राज्य हैं जहां पर भाषा एक बहुत सेंसिटिव इशू है। तमिलनाडु में डीएम का जन्म ही भाषा के मुद्दे पर हुआ था। तमिलनाडु में 1937 में हिंदी को प्रमुखता देने के खिलाफ एक एजिटेशन हुआ। 1965 में मदुरै में इसी मुद्दे पर दंगा हुआ और इसके बाद भाषा आयोग बना। 2014 में भी तमिलनाडु में इसी मुद्दे पर आंदोलन हुआ। चूंकि कांग्रेस के नेता जानते हैं बीजेपी का फोकस इस बार दक्षिण भारत पर है। नरेंद्र मोदी केरल, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में जमकर रैलियां कर रहे हैं और इसका असर दिखाई दे रहा है। उनकी रैलियों में भारी भीड़ आ रही है। तो इसीलिए राहुल गांधी ने आज भाषा जैसा इमोशनल इशू उठाया, लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। लेकिन अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है और अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया तो राहुल को मुश्किल हो सकती है। वैसे भी नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले कहा था कि तमिल देश की सबसे पुरानी भाषा है और वो इसके प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे। तो मोदी के तमिल विरोधी होने का या हिंदी सपोर्ट होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार में 2 पब्लिक मीटिंग्स की। योगी ने नवादा और औरंगाबाद में आरजेडी और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। योगी ने कहा कि अगर आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में आई तो लालटेन युग वापस आ जाएगा, माफिया और अपराधी फिर एक्टिव हो जाएंगे। और इस पर योगी ने लालू के परिवारवाद पर निशाना लगाया। योगी ने कहा कि इस वक्त देश में 2 अलायंस आमने सामने हैं, एक एनडीए जिसका मंत्र है नेशन फर्स्ट, दूसरा इंडिया अलायंस जिसका मंत्र है फैमिली फर्स्ट। योगी ने कहा कि आरजेडी ने परिवारवाद की हद पार कर दी। आरजेडी के पास तो लालू के परिवार को देने के लिए ही सीटें कम पड़ गई। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और यही मोदी की गारंटी है। 4 करोड़ लोगों को सिर ढकने के लिए एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में। बहनों और भाइयों, हम लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाइए, यहां मकान तो फ्री में मोदी जी दे ही रहे हैं। आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है। बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी, आपने देखा होगा। वो परिवार तक ही सीमित रह गए, परिवार के बाहर सोच है ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है। राजनाथ सिंह ने भी जमुई की रैली में तेजस्वी यादव पर हमला किया। तेजस्वी ने नवरात्र के दौरान मछली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा, कोई क्या खाता है ये उसका पर्सनल मैटर है। कोई घोड़ा खाए, गधा खाए, हाथी खाए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम वीडियो बनाकर लोगों की भावनाएं तो आहत ना करें। मैं कभी कभी नजर डालता हूं क्या हो गया है लालू जी को। बहनों भाइयों, लालू जी हमारे मित्र हैं, उनके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं। सरकार बनेगी तो मोदी जी को जेल में डाल देंगे। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। बहनों भाइयों, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जो लोग खुद ही जेल में हो, कोई बेल पर हो, वो मोदी जी को जेल भेजे। अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो आप?
आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या? बहनों भाइयों, केवल वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति से कहते हैं कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। लालू जी, मैं कहूंगा ऐसे लोगों को संभालिए। तेजस्वी यादव भी जवाब देने में पीछे नहीं रहते। तेजस्वी ने कहा कि राजनाथ सिंह मजबूरी में मोदी को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं, वरना राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उन्हें तो अग्निवीर योजना पर बोलना चाहिए, जिसके कारण नौजवानों में नाराजगी है। राजनाथ सिंह जी का हम सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं। अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो मोदी जी खुश कैसे होंगे? तो मोदी जी को खुश करने के लिए वो बोल रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी रहे इसलिए वो बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुद्दे की बात तो नहीं की। देश के रक्षा मंत्री हैं, अग्निवीर जो योजना आया, पूरा देश का नौजवान आहत हुआ है इससे, तो इस पे तो वो बातें नहीं कर रहे। राजनाथ सिंह जी आए हैं तो ठीक है, अपना बोल करके गए हैं तो उनका ही काम है, अपना बोले हैं खुश करने के लिए। इस बार लालू यादव सेहत और उम्र की वजह से इलेक्शन कैंपेन से दूर हैं, लेकिन राजनीति की हर गतिविधि पर उनकी नजर है। आज लालू ने कहा, देश के लोग समझ गए हैं कि संविधान बदलने के लिए बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, इसलिए अब बीजेपी का यह मंसूबा पूरा नहीं होने देना। काफ़ी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना। जो लोकतंत्र को मानने वाली जनता है, इनका आंख निकाल लेगी। खबरदार इस तरह का हिम्मत किया तो। ये बहुमत मांग रहे हैं, किस बात के लिए बहुमत आपको? अब चलिए, बहुमत का समय गया। बिहार में जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ा है, एनडीए वहां काफी मजबूत स्थिति में है। महागठबंधन को, लालू को, कांग्रेस को कड़ी चुनौती का मुकाबला करना पड़ रहा है। लालू यादव सेहत की वजह से पूरी तरह एक्टिव नहीं है, कैंपेन में लोग उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात कहनी होगी कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है और जिस तरह से जोश से वो सभाएं कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। लेकिन तेजस्वी के सामने बड़ी प्रॉब्लम है अपने परिवार की लीगेसी, लालू यादव की लीगेसी, करप्शन के इल्जाम और परिवार का मुद्दा। तेजस्वी के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है और बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा रही है। आज अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कोर्ट से हताशा मिली। शराब घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने कानूनी तौर पर सही माना था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आज केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में 19 अप्रैल को सुनवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने ईडी को 27 अप्रैल तक जवाब देने को कहा और 29 अप्रैल को सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी। इसके अलावा आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए जेल गए। 30 मिनट तक दोनों नेताओं की बात हुई, लेकिन मीटिंग के बाद भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के साथ जेल में हार्डकोर क्रिमिनल्स जैसा व्यवहार हो रहा है। उन्हें वो सहूलतें नहीं मिल रही जो सजा याफ्ता अपराधियों को भी मिलती हैं। भगवंत मान ने कहा कि मुलाकात के दौरान वो केजरीवाल का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाए, क्योंकि बीच में एक गंदा सा शीशा था और टेलीफोन के जरिए उनकी बात हुई। उन्होंने
पी चिदम्बरम का हवाला देते हुए कहा कि जब पी चिदम्बरम जेल में थे और सोनिया गांधी उनसे मिलने गई थी तब उनकी मुलाकात अलग कमरे में कराई गई, लेकिन राजनीतिक दुर्भावना की वजह से केजरीवाल को यह सहूलियत नहीं दी जा रही। तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई, मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे, और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी जो है एक सोच का नाम है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे उसकी गिरफ्तार? भगवंत मान ने जो इल्जाम लगाए उस पर तिहाड़ जेल प्रशासन का रिएक्शन आया। तिहाड़ जेल की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल से भगवंत मान की मीटिंग जेल मैनुअल के रूल्स के हिसाब से हुई। आम कैदी के जो अधिकार होते हैं वो अरविंद केजरीवाल को दिए जा रहे हैं। केजरीवाल रोज फोन पर 5 मिनट के लिए अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार परिवार से उनकी मुलाकात कराई जा रही है। लेकिन ये सब बातें अलग हैं। असली बात तो है कि केजरीवाल ने भगवंत मान से कहा कि वो हफ्ते में 2 बार अपने मंत्रियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे। यानी जेल से सरकार चलाने का केजरीवाल का इरादा अभी है और ये कोशिश जारी रहेगी। अब बात सुपरस्टार सलमान खान की। सलमान के घर पर फायरिंग के केस में मुंबई पुलिस की टीमें 5 राज्यों में पहुंच चुकी हैं। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में भी सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स की तलाश की जा रही है। आज इस केस में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को पनवेल से डिटेन किया। इन दोनों ने सलमान के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स को सेकंड हैंड मोटरबाइक बेची थी। क्योंकि पनवेल में सलमान का फार्म हाउस है, इसलिए पुलिस ये पता लगा रही कि क्या शूटर्स की प्लानिंग सलमान के फार्म हाउस को भी निशाना बनाने की थी। पता यह लगा कि सलमान के घर पर फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा का हाथ है। रोहित गोदारा अमेरिका में रहता है। उसने अमेरिका में बैठकर ही प्लानिंग की, शूटर्स अरेंज किए, उनको हथियार पहुंचाए और सलमान खान के घर और फार्म हाउस की रैकी करने में मदद की। रोहित गोदारा का नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में भी आया था। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास मेंबर है। वो शूटर्स और हथियार अरेंज करने का सबसे बड़ा नेटवर्क चलाता है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने ही सलमान के घर पर फायरिंग कराने की जिम्मेदारी रोहित गोदारा को दी थी। रोहित गोदारा ने ही विशाल उर्फ काले नाम के शूटर को यह काम सौंपा था। पुलिस को शक है कि फायरिंग के बाद शूटर्स मुंबई से बाहर भाग गए हैं। उनकी बाइक बरामद की जा चुकी है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अलावा इस केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए भी कर रही है। इस बीच सलमान खान की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। सलमान खान को दिए गए पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की संख्या में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा सलमान खान को एस्कॉर्ट करने के लिए 2 गाड़ियों के साथ साथ सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई और उनका गैंग कई साल से सलमान खान को धमकियां दे रहा है। सलमान खान बड़े स्टार हैं। उनको धमकी देने से, उनके घर के बाहर हवा में गोलियां चलाने से बिश्नोई गैंग का दबदबा बढ़ता है, पब्लिसिटी मिलती है और इसका फायदा वो उठाते हैं। सलमान जैसी शख्सियत को धमकी देने से जो खबरें छपती हैं उसका इस्तेमाल वो एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल में करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग झूठी शोहरत पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए सलमान को संभल कर रहने की जरूरत है और जब तक इस गैंग का सफाया नहीं हो जाता उन्हें हर तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। लेकिन विदा लेने से पहले आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोट पड़ेंगे।
वोटिंग से ठीक पहले जनता का मूड क्या है, लोगों का इरादा क्या है, क्या वाकई में मोदी की लहर इतनी है कि एनडीए को 400 सीटें मिल जाएंगी, इंडिया अलायंस का क्या होगा, इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल से। इंडिया टीवी का फाइनल ओपिनियन पोल आप देख सकेंगे कल दोपहर 1 बजे से